हेलो फ्रेंड, आज हम डीसी मशीन डिज़ाइन पढ़ने वाले हैं। डीसी मशीन की डिज़ाइनिंग में दो फैक्टर मेन हैं। एक है स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग और दूसरा है स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग। दोनों के को प्रभावित करने वाले कारक, यदि दोनों की वैल्यू हाई रखें तो उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, इन सभी फैक्टर्स पर अपन आज डिस्कशन करेंगे। और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में भी बार बार पूछा जाता है कि स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग क्या होती है, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। यदि स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग को हाई रखें तो इसके एडवांटेज क्या हैं और डिसएडवांटेज क्या हैं। सेम मैटर स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग के केस में होता है। तो स्टार्टिंग करते हैं कि डीसी मशीन डिज़ाइन के अंदर हमें ध्यान क्या रखना है, हमारा मोटो क्या है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि यदि हमें डीसी मशीन बनानी है, ठीक है, जैसे डीसी मोटर बनानी है, तो हमें चाहिए कि उसमें लागत कम से कम आए उसको बनाने में। फर्स्ट, लागत कम से कम आए। सेकंड, उसका आकार एवं आयतन, है ना, कम से कम हो। यदि दोनों कम होंगे तो उसका भार कम हो गया, तो उसका भार कम हो। ठीक है, ये हम चाहते हैं। ओके, लेकिन साथ में हमें आउटपुट पर्याप्त मिलना चाहिए। पर्याप्त आउटपुट, जितना हम चाहते हैं उतना आउटपुट मिल जाए। और आउटपुट की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए ना, अच्छा आउटपुट जिसकी क्वालिटी अच्छी हो, अच्छा आउटपुट मिले, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। लागत कम हो, आकार आयतन कम हो, भार कम हो मोटर का, साथ में आउटपुट मिले, वो सफिशिएंट होना चाहिए और क्वालिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए। इन मुद्दों का ध्यान रखते हैं। तो इस तरीके की मशीन को डिज़ाइन करने के लिए हम दो फैक्टर्स पर ध्यान देते हैं। एक कहलाता है स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग, इलेक्ट्रिक लोडिंग, और सेकंड है स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग, मैग्नेटिक लोडिंग। स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग को हम AC से लिखते हैं, स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग को B एवरेज से लिखते हैं। आज हम इन्हीं दो फैक्टर्स को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं और इनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, उनके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। डीसी मशीन की डिज़ाइन इस प्रकार की जाती है कि हमें कम लागत में, लागत कम लगे और पर्याप्त तथा अच्छा आउटपुट मिले। अच्छा आउटपुट का मतलब उसकी क्वालिटी बेटर हो, क्वालिटी अच्छी हो। ठीक है, ऐसा हमें आउटपुट मिले। जैसे जनरेटर है तो उस केस में हमें डीसी पावर जो मिल रही है वो गुड क्वालिटी की डीसी हो। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बिल्कुल उसकी जीरो ही हो। ओके, और जो वोल्टेज है रेटेड वोल्टेज पर मिले, तो इस तरीके की हमें आउटपुट सप्लाई मिले। यदि मोटर है तो उसमें फ्लक्चुएशंस कम से कम आए, है ना, तो इस तरीके की मैकेनिकल आउटपुट में हमें मिले। पर्याप्त का मतलब जितना हम डिमांड है, जितनी उसकी रेटिंग है, सफिशिएंट, हमें जितना चाहिए उतना आउटपुट मिल जाए। ठीक है, सेकंड पॉइंट, यदि डी व एल को बढ़ाते हैं तो आउटपुट बढ़ जाता है, लेकिन उससे मशीन की लागत व आकार बढ़ जाता है। यहाँ डी व एल है क्या, ये आर्मेचर का डायमीटर है, व्यास। ठीक है, आर्मेचर का व्यास है, जो रोटर होता है ना उसका व्यास है। और एल क्या है, लंबाई है आर्मेचर की, ये आर्मेचर की लंबाई। यदि इन दोनों को हम बढ़ाते हैं तो आउटपुट नो डाउट बढ़ जाएगा, क्योंकि मोटर की साइज बढ़ गई, साइज बढ़ जाएगी तो उसका आउटपुट बढ़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ मोटर की लागत भी बढ़ जाएगी और मोटर का आकार बढ़ जाएगा, ज़्यादा जगह घेरेगी मोटर। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को काउंटर वो कर रहे हैं। यदि डी वाई एल को बढ़ाते हैं तो आउटपुट तो बढ़ता है, लेकिन साथ में लागत और आकार भी बढ़ जाता है। ठीक है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डीसी मशीन को डिज़ाइन करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, डीसी मशीन का संपूर्ण प्रचालन या ऑपरेशन स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग। थोड़ी देर पहले बताया था, स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग जिसको अपन AC से लिखते हैं, तथा स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग जिसको अपन B एवरेज से लिखते हैं, BAV, पर निर्भर करता है। अतः इनका चयन इस प्रकार करते हैं कि पर्याप्त क्षमता का आउटपुट प्राप्त हो सके। स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग को डिस्कस करते हैं। स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग जिसको B एवरेज से लिखते हैं। आपने पढ़ा होगा B क्या होता है, फ्लक्स डेंसिटी। क्या होती है B, फ्लक्स डेंसिटी। एक्चुअल में यहाँ भी ये फ्लक्स डेंसिटी है। और लोडिंग का मतलब होता क्या है,
लोड करना है, जैसे पिकअप में अपने को कुछ चीज़ लोड करनी है ना, गेहूं लोड करना है तो वहाँ उसमें गेहूं डालना है, गेहूं भरना है। इसी तरीके से स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग का मतलब है कि मोटर को आपने कितना मैग्नेटिक फील्ड दिया है, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना दिया है, वो कहलाती मैग्नेटिक लोडिंग। शब्द जुड़ गया स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब कि स्पेसिफिक एरिया में कितना है, तो एरिया से डिवाइड कर दो फ्लक्स को तो स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग निकल के आ जाएगी। तो अपन ने देखा था फ्लक्स को जब टोटल फ्लक्स को एरिया से डिवाइड कर देते हैं तो फ्लक्स डेंसिटी निकलती है। ठीक है, तो ये भी एक्चुअल में फ्लक्स डेंसिटी ही है जो अपन मोटर के अंदर लोड कर रहे हैं। ओके, वहां से शब्द आया लोडिंग। इसको डिफाइन किया गया है, आर्मेचर सरफेस के चारों ओर वायु अंतराल या एयर गैप में औसत फ्लक्स घनत्व को स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग कहते हैं। जैसे ये कोई मोटर है, ठीक है, ये उसका मोटर का आर्मेचर है ना, इसका व्यास d है और ये अंदर की तरफ गया हुआ है तो पेपर के अंदर की तरफ है तो उसकी लेंथ l हो जाएगी, पेपर के अंदर की तरफ ये l लेंथ का है और ये इसके पोल हैं। ठीक है, देखो 2 पोल है, एक n पोल हो गया, ये s पोल हो गया, ये फील्ड वाइंडिंग हो गई, ये आर्मेचर जो घूमेगा। ठीक है, इसके ऊपर वाइंडिंग की हुई है। ओके, तो इस एयर गैप के अंदर ये जो दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये एयर गैप है। ठीक है, पोल के और आर्मेचर के बीच में ये आर्मेचर है, पोल के और आर्मेचर के बीच में ये जो है ये एयर गैप है। तो यहाँ इस एयर गैप के अंदर इकाई एरिया के अंदर कितनी फ्लक्स है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग। इकाई एरिया ले लिया तो फ्लक्स डेंसिटी होगी, टोटल फ्लक्स करते तो। ठीक है, तो अब देखो इसको डिफाइन कैसे किया गया है। मान लो कि टोटल नंबर ऑफ पोल p है, जैसे यहाँ 2 थे तो ये मैंने मान ली p है। फ्लक्स पर पोल, एक पोल की फ्लक्स फाई है तो टोटल फ्लक्स कितनी होगी, पोल p है, एक पोल से उत्पन्न फ्लक्स फाई है तो टोटल फ्लक्स होगी p इंटू फाई। ये लिख दिया टोटल मैग्नेटिक लोडिंग जिसको बोलते हैं, या टोटल फ्लक्स बोल दो p इंटू फाई। ये है टोटल मैग्नेटिक लोडिंग। हमें निकालनी क्या है, स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग। तो स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग क्या होगी, फ्लक्स डेंसिटी b, और b क्या होता है, फ्लक्स अपॉन जो ये टोटल फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स अपॉन ऑर्थोगोनल एरिया टू फ्लक्स। तो ये टोटल फ्लक्स तो कितनी है, p फाई अपॉन एरिया। अब ये एरिया डिपेंड करता है कि एरिया कौन सा लेना है आपको। तो देखो एरिया कौन सा लेना होता है, जैसे ये आपका आर्मेचर कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, ऐसे सिलेंड्रिकली होता है ना, बेलनाकार आकृति का। ठीक है, ये रखा हुआ है और ये अपने पोल हैं ऊपर, ये एन पोल है हो गया और ये एस पोल हो गया। ठीक है, एन पोल और एस पोल। फ्लक्स इधर से आएगी तो फ्लक्स के ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर कौन सा एरिया पड़ रहा है वो एरिया हमें लेना है। तो यहाँ देखो ये वाला एरिया, ये वाला और ये वाला, ये एरिया हमें लेना है। तो ये एरिया कौन सा होगा सिलेंडर का, देखो जैसे ये पेंसिल रखी है तो इस पेंसिल, ये सिलेंड्रिकल, ये पेंसिल बेलनाकार आकृति की, तो इसका जो ये वाला एरिया है ना पूरा, ये वाला, यदि आपने 6ठी 7वीं क्लास पढ़ी हो तो इसको वक्र पृष्ठ का एरिया बोलते हैं, बेलन के वक्र पृष्ठ का एरिया, कर्व्ड सरफेस का एरिया। ओके, तो वो हमें लेना होगा। तो ये जैसे देखो मैंने बेलन बनाया हुआ है, ये जो बेलनाकार आर्मेचर है तो इसका ये वाला एरिया हमें चाहिए, ये और ये कंप्लीट, ये वाला नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब कि पेंसिल का ये वाला नहीं चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए, हमें ये रख दिया। फ्लक्स इधर से आ रही तो किसको देखेगी, फ्लक्स इसको देखेगी, ये वाले, इस वाले एरिया, ऊपर से आएगी तो इस वाले को देखेगी, साइड नीचे से आएगी तो इस वाले को देखेगी। तो ये वाला एरिया चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो परिधि कितनी है 2πr, इसकी रेडियस r मान ली, डायमीटर d है, रेडियस कितनी होगी, डायमीटर की आधी होती है। ठीक है, या डायमीटर बोल तो व्यास, ये क्या है अपना व्यास, और ये क्या है त्रिज्या। ठीक है, तो 2πr को l से मल्टीप्लाई कर दो तो इसके वक्र पृष्ठ का कंप्लीट क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr इंटू l। तो यहाँ a जो है ये है 2πr, r क्या है रेडियस, इसकी रेडियस r, इंटू लंबाई कितनी है इसकी l, तो l। अपने को पता है व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना 2r। तो 2r की जगह मैं d लिख सकता हूँ। तो 2r की जगह d लिख दोगे तो b एवरेज की वैल्यू है जो निकल के आ गई, p फाई को तो p फाई रखो और यहाँ नीचे 2r ये है ना, इसकी जगह d लिख दो
तो पाई डी एल, तो बी एवरेज इक्वल टू हो गया पी फाई अपॉन पाई डी एल। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है, जहाँ डी आर्मेचर की आउटर सरफेस का व्यास है, एल आर्मेचर कोड की लंबाई है, डी तो व्यास है और एल इसकी लंबाई है। तो आर्मेचर के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू एल, तो 2r को अपन डी लिख सकते हैं, तो पाई डी इंटू एल। तो स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग जिसको बी एवरेज से लिखते हैं वो हो गई पी फाई, एक की जगह लिख दिया पाई डी एल। पोल पिच, पोल पिच लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा होगा, पोल पिच क्या होती है, एक पोल के हिस्से आने वाला एरिया। ठीक, तो देखो इसकी परिधि कितनी है इस आर्मेचर की, टोटल 2 पाई आर। पोल कितने हैं यहाँ, 1 2 3 4, एक पोल के हिस्से कितना आएगा, ये टोटल लेंथ मान लो 2 पाई आर है, एक के हिस्से कितनी आएगी 2 पाई आर डिवाइड बाई 4, क्योंकि यहाँ 4 ही पोल है। मान लो पोल पी हो तो एक के हिस्से कितनी आएगी 2 पाई आर अपॉन पी, 4 है तो 4 से डिवाइड कर देंगे इस टोटल लेंथ को। भाई इसको 4, ये जो लेंथ दिख रही है इस लेंथ को 4 भागों में बांटना है, क्यों, क्योंकि पोल 4 है। तो एक पोल के हिस्से कितनी जगह आ रही, जैसे यहाँ से और यहाँ तक, ये इस पोल के अंदर आ गई, यहाँ से और यहाँ तक इस पोल के अंदर आ गई, यहाँ से और यहाँ तक इस पोल के अंदर, और यहाँ से यहाँ तक इस पोल के अंदर, तो 4 भागों में बांट लिया ना। तो टोटल यदि इसकी त्रिज्या आर हो, डी की आधी त्रिज्या आर इजिकल्स टू क्या हो गया डी बाई 2, त्रिज्या कितनी होगी तो परिधि कितनी होगी 2 पाई इंटू आर। ठीक है, 4 भागों में बांटना है तो डिवाइड बाई 4, यदि 4 की जगह पी पोल हो तो 2 पाई आर अपॉन पी लिख देंगे। तो बस यही किया है मैंने। तो पोल पिच वाई पी से लिखते हैं 2 पाई आर अपॉन पी, 2 आर को डी लिख सकते हैं, यहाँ से देखो 2 आर, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करो तो 2 आर को डी, डी क्या है व्यास है इसका, तो पाई डी अपॉन पी। ठीक है, तो पाई डी अपॉन पी, यहाँ देखो यहाँ पाई डी और इस पी को नीचे ले आओ, तो इसको जगह लिख देंगे अपन वाई पी, तो क्या बचेगा फाई अपॉन वाई पी इंटू एल, इसको ऐसे कर सकते हैं फाई पाई डी इंटू एल, ये जो पी है इसको नीचे लिया है यहाँ पर आ गया, तो पाई डी अपॉन पी क्या बन गया वाई पी, तो यहाँ लिख दिया मैंने फाई अपॉन वाई पी इंटू एल। ये निकल के आया अपना बी एवरेज। बी एवरेज मतलब स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग, कि इस मशीन में अपन इतना फ्लक्स डेंसिटी रख सकते हैं, वो है अपना बी एवरेज कहें या फिर स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग। ओके, अब देखते हैं स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो फर्स्ट फैक्टर है फ्लक्स डेंसिटी, स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग को प्रभावित करने वाले कारक। तो फर्स्ट है फ्लक्स डेंसिटी इन टीथ। टीथ किसे कहते हैं, देखो पहले तो टीथ समझो, जैसे ही अपना कोई आर्मेचर है, ये ऐसे करके इसके अंदर स्लोट्स होते हैं, देखो ये स्लोट है, ठीक है, जिसमें कंडक्टर डलता है। अब दो कंडक्टर के बीच में, दो स्लोट्स के बीच का जो एरिया होता है, ये दूसरी स्लोट आ गई, तो ये जो जगह है ना ये वाली, इसको बोलते हैं टीथ। क्या बोलते हैं टीथ। अगला देखो ये स्लोट है ये वाली, इस स्लोट के और ये दूसरी स्लोट बना दी मैंने, इन दोनों स्लोटों के बीच का ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं टीथ। जो उभरा हुआ भाग होता है, यदि आपने कभी मशीन को देखा हो तो उसकी स्लोट्स, दो स्लोटों के बीच के अंदर जो होता है उसको बोलते हैं टीथ। तो उसके अंदर जो फ्लक्स डेंसिटी है वो भी डिसाइड करती है कि अपन कितना बी एवरेज रख सकते हैं, कितनी स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग कर सकते हैं मशीन के अंदर। ओके, तो वो कैसे डिसाइड करती है, तो पहले थोड़ा देखो बीटी होता क्या है। तो उसके लिए पहले फ्लक्स देखो, टोटल फ्लक्स होती है पी इंटू फाई, एक पोल की फ्लक्स फाई, टोटल पोल पी, तो टोटल फ्लक्स होगी पी फाई, टोटल होगी पी फाई। तो एक स्लोट के हिस्से कितनी फ्लक्स आएगी, एक टीथ के हिस्से कितनी फ्लक्स आएगी, तो मान लो टोटल स्लोट्स हैं एस, तो इसको डिवाइड कर दो एस से, तो एक स्लोट के हिस्से आने वाली फ्लक्स होगी। ओके, पी फाई अपॉन एस, एक फॉर्मूला है अपने पास, बी एवरेज इजकस टू पी फाई अपॉन पाई डी एल, थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, तो वहाँ से पी फाई की वैल्यू यहाँ पुटअप कर दो, तो क्या हो गया बी एवरेज इंटू पाई डी एल अपॉन एस। पाई डी अपॉन एस ये क्या है, पाई डी अपॉन एस, देखो ये आर्मेचर है, इस आर्मेचर की परिधि होती पाई इंटू डी, 2 पाई आर, 2 आर को लिख सकते पाई डी, तो इसकी टोटल परिधि होगी पाई इंटू डी। इसमें स्लोट्स कितने हैं एस, कितने हैं एस, तो एक स्लोट के पास हिस्से में कितनी जगह आएगी पाई डी अपॉन एस, तो ये कहलाएगी स्लोट पिच, जिसको अपन लिखते हैं वाई एस से।
किसे लिखते हैं, वाई एस से। तो पाई डी अपॉन एस को लिख सकते हैं वाई एस, तो बी एवरेज इंटू वाई एस इंटू एल। तो ये अपना निकल के आ गया फ्लक्स, जो किसके हिस्से आई है, एक स्लॉट के, एक टीथ के हिस्से, एक स्लॉट गए एक टीथ एक बार। ओके, अपने को क्या निकालनी, फ्लक्स डेंसिटी। तो फ्लक्स डेंसिटी के लिए बी इजकस टू, जो एक स्लॉट के हिस्से आई है फ्लक्स, डिवाइड बाई एरिया। या एरिया किसका लेना पड़ेगा, एक टीथ का या एक स्लॉट का। तो एरिया क्या होता है, विड्थ इनटू लेंथ। तो विड्थ को तो मान लिया मैंने डब्ल्यू टी, और लेंथ, तो लेंथ जितनी आर्मेचर की होगी उतनी, जैसे ये अपना आर्मेचर है, देखो ये अपना आर्मेचर, इसके अंदर जैसे मान लो ये कोई स्लॉट है, ठीक है, तो ये स्लॉट, ये लंबाई जितनी रहेगी ना, इसी में तो कंडक्टर डलता है, तो लेंथ तो एल ही रही, जो आर्मेचर की लेंथ है वो इसकी लेंथ होगी, और विड्थ ये लेनी पड़ेगी, मान लो विड्थ इसकी डब्ल्यू टी, तो विड्थ डब्ल्यू टी होगी, एल इसकी लेंथ होगी, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया निकल के आ जाएगा। तो बी इजकस टू फाई एस अपॉन डब्ल्यू टी इंटू एल। तो ये निकल के आई हमारी बी टी, एक टीथ की जो फ्लक्स डेंसिटी है वो। तो यहाँ फाई एस की वैल्यू ये रख दो, ठीक है। तो बी टी इजकस टू बी एवरेज इंटू वाई एस इंटू एल डिवाइड बाई डब्ल्यू टी इंटू एल, एल से एल कैंसिल हो गया, तो बी टी की वैल्यू निकल के आ गई बी एवरेज इंटू वाई एस अपॉन डब्ल्यू टी। यहाँ वाई एस क्या है, स्लॉट पिच, डब्ल्यू टी क्या है, स्लॉट की विड्थ, बी एवरेज क्या है, स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग ऑफ द मशीन की, और बी टी क्या है, फ्लक्स डेंसिटी इन टीथ। ओके, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि बी एवरेज डब्ल्यू टी पर, बी टी पर डिपेंड कर रहा है, या कहीं बी टी बी एवरेज पर डिपेंड कर रही है। ओके, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यदि बी एवरेज बढ़ेगा तो बी टी बढ़ेगा। बी टी फ्लक्स डेंसिटी इन टीथ, यदि फ्लक्स की डेंसिटी बढ़ती जा रही है टीथ के ऊपर, तो टीथ सैचुरेट हो सकता है, और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो टीथ सैचुरेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से हम बी एवरेज को इंक्रीज करें कि टीथ सैचुरेट ना हो। तो ये फैक्टर ऐसा फैक्टर है जो हमारे इसको इफेक्ट कर रहा है। ओके, सेकंड पढ़ते हैं, साइज ऑफ मशीन। ओके, यदि मशीन की साइज बढ़ती है तो बी एवरेज की वैल्यू उसके लिए बढ़ जाती है। बड़े आकार की मशीन के लिए फ्लक्स डेंसिटी का अधिक मान संभव है, ठीक है। क्यों है, देखो ये ग्राफ देखो, ग्राफ देख के अपन समझ सकते हैं। जैसे जैसे मोटर ये जो आर्मेचर है, आर्मेचर का डायमीटर बढ़ेगा तो बी एवरेज की वैल्यू बढ़ती जा रही है, कर्व बना हुआ है, बी एवरेज की वैल्यू बढ़ रही है। अब क्वेश्चन दिमाग में आता है ऐसा क्यों हो जाएगा। ऐसा इसलिए हो जाता है कि जो बड़े आकार की मशीन है उनके अंदर जो वो अपने टीथ होते हैं, टीथ की विड्थ सेम रहती है, चाहे वो बिल्कुल योक के टच हो रहा है उस पोर्शन की बात करें, या बिल्कुल जो आर्मेचर के पास में उस पोर्शन की बात करें, वो विड्थ लगभग सेम होती है ना, उसके अंदर चेंज अंतर नहीं आता है। लेकिन यदि बात करें छोटी मशीन के अंदर, तो छोटी मशीन के अंदर जैसे आर्मेचर के पास में आएंगे तो टीथ थोड़ा पतला हो जाता है, और जहाँ टीथ पतला हो गया वहाँ पर सैचुरेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए बड़ी मशीनों में अपन बी एवरेज की वैल्यू ज़्यादा रख सकते हैं, छोटी मशीनों में बी एवरेज की वैल्यू कम ही रखनी होगी। ओके, तो ये था मेन फैक्टर, तो जो ग्राफ से मैंने शो किया हुआ है। डायमीटर मतलब साइज़ की है, साइज़ ज़्यादा होगी, डायमीटर बड़ा होगा तो आर्मेचर का मोटा हो जाएगा, तो उस हिसाब से बी एवरेज की वैल्यू बढ़ सकती है उसके लिए। ओके, थर्ड पॉइंट है फ्रीक्वेंसी, कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो एन एस इजकस टू होता है 120 एफ अपॉन पी। तो यहाँ से देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी इजकस टू एन एस इंटू पी डिवाइड बाई 120। यदि स्पीड ज़्यादा होगी मोटर की तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने से नुकसान क्या है, फ़ायदा क्या है। देखो अपन ने पढ़ा था कोर लॉस के बारे में। कोर लॉस दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है हिस्टेरेसिस लॉस और दूसरा होता है एडी करंट लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस डिपेंड करता है मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी पर और फ्रीक्वेंसी पर। इसी तरीके से एडी करंट लॉस भी मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों पर डिपेंड करता है। यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो हिस्टेरेसिस लॉस भी बढ़ जाएगा, यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो एडी करंट लॉस भी बढ़ गया। ओके, तो ये तो प्रॉब्लम होगी, हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस बढ़ रहे हैं, तो अपन बी एवरेज पर क्या इफेक्ट पड़ा। बी एवरेज पर इफेक्ट ये पड़ेगा, यदि फ्रीक्वेंसी हाई होने से हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस बढ़ रहे हैं, अपन बी एवरेज को बढ़ा दें तो बी एम भी बढ़ गया।
BM भी बढ़ गया, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो हिस्टैरिसीस लॉस बहुत हाई हो गया, एडी करंट लॉस भी बहुत हाई हो गया। तो जब कोर लॉस बहुत हाई हो जाएंगे तो मशीन हीटअप हो जाएगी, लॉसेज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आउटपुट पे कम पावर मिलेगी। तो उस केस में फ्रीक्वेंसी यदि ज़्यादा हो रही है तो हम कोशिश करेंगे कि BM की वैल्यू कम रहे, उसके लिए B एवरेज की वैल्यू कम रखेंगे। अर्थात ऐसी मोटरें जो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पर काम करती हैं उनकी स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग कम रखेंगे। तो हाई फ्रीक्वेंसी होगी तो उस केस में हम B एवरेज कम रखेंगे ताकि कंपनसेट हो जाए। फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से जो हिस्टैरिसीस लॉस बढ़ा है वो BM कम करके उसको थोड़ा अपन कंपनसेट कर सकते हैं। ओके, तो ये था स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखते हैं एडवांटेज ऑफ हाई स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग। यदि स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग को हाई रखेंगे तो क्या क्या एडवांटेज मिल रहे हैं। देखो, मशीन की लागत कम हो जाएगी, ठीक है। सेकंड है, मशीन का वजन कम हो जाएगा, मशीन का आकार व आयतन कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यदि एक कम एरिया में से ज़्यादा फ्लक्स को अपन पास करा पा रहे हैं, B एवरेज का मतलब यही तो है। B इक्वल्स टू क्या होता है, फाई अपॉन A। यदि अपन ने एरिया कम रखा है तभी तो B एवरेज अपना ज़्यादा है। अपन बात तभी तो कह रहे हैं हाई स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग। तो एरिया अपन ने कम कर लिया तभी तो B हाई हुआ है, ठीक है ना। तो उस केस में सिंपल सी बात है, एरिया कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया, वेट कम हो गया, लागत कम हो गई, वही सारी चीज़ें दिखी। मशीन की लागत कम हो जाएगी, वजन कम हो जाएगा, आकार व आयतन कम हो जाएगा। तो ये मोटे मोटे फैक्टर हैं। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज है कोर लॉस बढ़ जाते हैं। B एवरेज बढ़ाओगे, थोड़ी देर पहले ही बताया था, PH और PE। PH प्रोपोर्शनल टू होता है BM की पावर 1.6 इंटू एफ, PE होता है BM स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर। देखो, यदि ये B एवरेज बढ़ा देंगे तो हिस्टैरिसीस लॉस बढ़ जाएंगे, BM बढ़ाएंगे एडी करंट लॉस बढ़ गए, दोनों मिलके क्या बढ़ गया, कोर लॉस बढ़ गए, ठीक है। फील्ड कॉपर लॉस बढ़ जाएगा। फील्ड कॉपर लॉस क्यों बढ़ जाएगा? यदि फ्लक्स वीक हो रहा है, यदि अपने को देखो सिंपल सी बात है, B को बढ़ाना है, B को बढ़ाएंगे तो B को बढ़ाने का तरीका क्या है, फ्लक्स को बढ़ाना पड़ेगा। फ्लक्स को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, MMF को बढ़ाना पड़ेगा। फ्लक्स को बढ़ाना है तो किसको बढ़ाना होगा, MMF को बढ़ाना होगा। और MMF क्या होता है, N इंटू आई। करंट को बढ़ाओ या फिर नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाओ, दोनों में से कोई सी भी चीज़ बढ़ाएंगे तो फील्ड के अंदर की बात है, जो पोल के ऊपर लिपटे होते हैं, तो फील्ड का कॉपर लॉस बढ़ जाएगा। फील्ड का समझ में आया? मैं जो फील्ड की बात कर रहा हूँ, ये जो मैंने पोल दिखाए थे ना आपको, ये पोल, तो ये पोल कोई परमानेंट मैग्नेट नहीं है। यहाँ पर अपन ने टर्न मार रखे हैं ऐसे, यूँ ऐसे, और इनको DC सप्लाई दे रहे हैं यहाँ पर। तो यदि अपने को फ्लक्स बढ़ानी है तो क्या तो नंबर ऑफ टर्न बढ़ाओ, ये करंट बढ़ा दो, दो ही बात, दोनों में से एक करना पड़ेगा। करंट बढ़ाएंगे तो भी कॉपर लॉस बढ़ जाएगा, और यदि नंबर ऑफ टर्न बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो भी कॉपर लॉस बढ़ जाएगा। तो दोनों ही केस में फील्ड का कॉपर लॉस बढ़ जाता है, ठीक है। याद रहे, फील्ड लिखा सब। सेकंड, मशीन की नॉइज बढ़ जाती है, ये तो सिंपल सी बात है, बढ़ ही जाएगी। नो लोड करंट बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाएगा? नो लोड करंट फ्लक्स के लिए चाहिए तो वो लोड लॉस बढ़ जाएगा। कोर सैचुरेट होने की संभावना बढ़ जाती है। ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हाई रखोगे तो कोर सैचुरेट होने की संभावना बढ़ जाती है। ओके, अब अपन पढ़ते हैं स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग। जिस तरीके से स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग में मैग्नेटिक फील्ड को लोड कर रहे थे मोटर के अंदर, उसी तरीके से यहाँ इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स को लोड कर रहे हैं कि कितनी करंट के साथ कितने कंडक्टर आपने लोड किए। दोनों शब्द इंपॉर्टेंट है, कितनी करंट के साथ कितने कंडक्टर आपने लोड किए हैं। तो एम्पियर कंडक्टर हो गए ना, वही इलेक्ट्रिक लोडिंग है। तो आर्मेचर परिधि पर एयर गैप में प्रति मीटर, वहाँ एरिया था, मीटर स्क्वायर की बात थी वहाँ उस केस में, यहाँ प्रति मीटर की बात है, लेंथ की बात है। प्रति मीटर इकाई लेंथ में आर्मेचर में एम्पियर कंडक्टर, कितनी करंट है और कितने कंडक्टर हैं की संख्या स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग कहलाती है। जैसे 2 एम्पियर है एक कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर कितने हैं हमारे पास, 10 हैं, ठीक है ना। तो ये 10 कंडक्टर क्या कहलाएंगे, इस अपनी इलेक्ट्रिक लोडिंग पर यूनिट लेंथ में, इकाई लेंथ में है ये, है ना। तो स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग कहलाएंगे। टोटल है तो टोटल इलेक्ट्रिक लोडिंग कहलाती है। ओके, दैट टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर इन आर्मेचर, आर्मेचर के अंदर टोटल कंडक्टर जेड है। टोटल कंडक्टर इकाई लेंथ में नहीं, टोटल जेड है। टोटल करंट इन आर्मेचर IA है, आर्मेचर के अंदर करंट कितनी आ रही है, IA आ रही है। ओके, टोटल नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, पैरेलल पाथ का मतलब कितने
पाथ्स हैं जिनके अंदर इन कंडक्टर को जोड़ा गया है वो है ए। अभी एक्सप्लेन कर देते हैं क्या है ये। करंट इन ईच कंडक्टर, तो टोटल करंट आई ए आई थी, कितने भागों में बट गई, ए भाग में बट गई, तो आई ए बाई ए। एग्जाम्पल से समझें आप। देखो ये कोई मोटर थी जिसके अंदर जेड कंडक्टर है और उनको मैंने 4 पैरेलल पाथ में बांटा है, ठीक है। तो Z/4 कंडक्टर यहाँ आ जाएंगे, Z/4 यहाँ, Z/4 टोटल Z है, Z को मैंने 4 भागों में बांट दिया तो Z/4 हो गए ना। तो Z/4 यहाँ, Z/4 यहाँ, Z/4 यहाँ, Z/4 यहाँ, बिल्कुल इक्वल। ओके, तो सीरीज में तो करंट सेम ही होता है। यदि इसमें आई जेड जाएगी तो हर कंडक्टर में आई जेड जाएगी। अब नंबर ऑफ कंडक्टर पैरेलल पाथ में बराबर बराबर हैं, तो इसमें आई जेड गई तो इसमें भी आई जेड, इसमें भी आई जेड और इसमें भी आई जेड। ओके, टोटल करंट कितनी आई थी, आई ए। तो आई जेड प्लस आई जेड प्लस आई जेड प्लस आई जेड कर देंगे तो किसके बराबर हो जाएगी, आई ए के बराबर हो जाएगी। या फिर मैं कह दूँ आई ए इज इक्वल्स टू 4 आई जेड। ओके, तो आई जेड की वैल्यू क्या आई, आई ए बाई 4। यहाँ 4 क्या है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, 1 2 3 4, ये पैरेलल पाथ है, 1 2 समांतर पाथ। यदि पैरेलल पाथ 4 की जगह मैं कहूँ ए हूँ तो आई जेड बराबर आई ए अपॉन ए हो जाएगा। बस मैंने वही कहा है यहाँ पर कि करंट इन ईच कंडक्टर, ये कंडक्टर के अंदर जाने वाली करंट ही तो है जिसको मैंने आई जेड से लिखा है। तो करंट इन ईच कंडक्टर आई जेड इज इक्वल्स टू आई ए अपॉन ए। यहाँ ए क्या है, नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। ओके, टोटल इलेक्ट्रिक लोडिंग, टोटल इलेक्ट्रिक लोडिंग कितनी होगी, एक कंडक्टर के अंदर करंट कितनी गई है, आई जेड, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर कितने हैं, जेड, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आई जेड इंटू जेड। स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग, तो स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग के लिए हमें किससे डिवाइड करना होगा, लेंथ से, और परिधि एक क्या है, लेंथ है। तो परिधि कितनी है आर्मेचर की, 2 पाई आर, तो 2 पाई आर से डिवाइड कर देंगे। ओके, वहाँ हमने स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग के अंदर एरिया से डिवाइड किया था, पाई आर स्क्वायर, और जिसको लास्ट के अंदर सॉरी पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर इंटू एल, वो एरिया था वक्र पृष्ठ का, ये वाला इस वाले एरिया से डिवाइड किया था। अब हम सिर्फ ये वाली परिधि ले रहे हैं, ये वाली, यहाँ हमें सिर्फ परिधि से डिवाइड करना है। परिधि क्या होती है, लेंथ, है ना। तो 2r को d लिख सकते हैं, तो आई जेड इंटू जेड अपॉन पाई डी। अब पढ़ते हैं स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग को प्रभावित करने वाले कारक। ओके, स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग का मतलब है कि आपने कंडक्टर बढ़ाए हैं या फिर कंडक्टर में प्रवाहित होने वाली करंट, दो ही तो चीज़ है। देखो आई जेड इंटू जेड, यही तो है। या तो आपने आई जेड को बढ़ाया या आपने जेड को बढ़ाया, तभी तो एसी बढ़ेगा। ओके, टेम्परेचर राइज, आपने करंट को बढ़ा दिया, करंट बढ़ा दिया तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा। अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो किस मशीन के अंदर आप एसी की वैल्यू ज़्यादा रख सकते हो, किसके अंदर कम रख सकते हो, ये किस पर डिपेंड करता है, उस मशीन में यूज किए गए इंसुलेशन पर, इंसुलेशन पर। ठीक है, इंसुलेशन की क्लास होती है, जैसे वाई टाइप का है, ए टाइप का है, फिर बी है, फिर सी है। ठीक है, इनके बीच में जैसे ई आ गया और बी के बाद में आता है ए बी सी, डी नहीं आता ई, फिर एफ, फिर जी नहीं आता एच, इस तरीके के होते हैं। ठीक है, तो वाई 90 डिग्री तक सहन करने वाला होता है वाई कैटेगरी का। जो ए कैटेगरी का होता है ये 105 डिग्री तक सहन करता है। ई है जो 120 डिग्री तक सहन करता है ई, और बी है जो लगभग 130 डिग्री तक सहन करता है, और जो एच है ये 155 तक करता है, एच एफ, और जो एच है वो 180 डिग्री तक करता है, और जो सी है 180 डिग्री से अबव करता है। ठीक है, तो अब आपने कौन सी कैटेगरी का इंसुलेशन यूज किया है उस पर डिपेंड करता है कि आप एसी की वैल्यू कितनी रख सकते हो। टेम्परेचर राइज होगा, बिल्कुल एसी को बढ़ाओगे तो टेम्परेचर राइज होगा, लेकिन टेम्परेचर सहन किसको करना है, इंसुलेशन को सहन करना है। इंसुलेशन फेल नहीं हो जाना चाहिए हमारा, हाई टेम्परेचर पर कंडक्टर की तरह काम करने लग जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कहते हैं ना इंसुलेशन पंचर हो गया तो कंडक्टर की तरह वर्क करने लगे। तो जैसे जैसे आप इंसुलेशन की कैटेगरी बढ़ाते चले जाओगे वैसे वैसे आप एसी की वैल्यू बढ़ा पाओगे। एसी बोले तो स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग। ओके, सेकंड केस है वोल्टेज। वोल्टेज के केस में क्या होगा, यदि वोल्टेज हाई है तो अपन ने पढ़ा है लास्ट लेक्चर में, मैंने बताया था दो चीज़ हैं, करंट से डिसाइड करते हैं कंडक्टर की मोटाई को कि कंडक्टर कितना मोटा लेना है, और वोल्टेज से डिसाइड करते हैं इंसुलेशन की मोटाई को कि इंसुलेशन की थिकनेस कितनी रखनी है। तो यदि वोल्टेज आप हाई यूज कर रहे हो तो सिंपल सी बात है इंसुलेशन की मोटाई
ज़्यादा रखोगे। अब मोटा इंसुलेटर ज़्यादा यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब उस मोटर की साइज तो फिक्स ही है। अब आपने वोल्टेज हाई कर दिया तो इंसुलेशन ज़्यादा चाहिए, इंसुलेशन ज़्यादा चाहिए तो उसके अंदर कंडक्टर कम डाल पाओगे। जगह तो फिक्स ही है, चाहे इंसुलेशन रख दो वहाँ, चाहे कंडक्टर रख दो। कंडक्टर कम रख पाएंगे तो यहाँ से देख लो, यदि कंडक्टर कम हो जाएगा तो एसी की वैल्यू कम। तो यदि वोल्टेज हाई है तो उन मोटरों के अंदर स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग कम रखी जाती है। ओके, सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट देखिए, स्पीड ऑफ मशीन। स्पीड ऑफ मशीन को आप ऐसे देख सकते हैं, यदि मशीन की स्पीड बढ़ेगी तो मोटर के पीछे की साइड में एक फैन लगा हुआ होता है तो कूलिंग अच्छी होगी, कूलिंग अच्छी होगी तो टेम्परेचर कम राइज होगा, तो उस केस में आप एसी की वैल्यू को थोड़ा ज़्यादा रख सकते हैं। ठीक है। सेकंड है साइज ऑफ मशीन। यदि मोटर की साइज बढ़ती है, मोटर की साइज बढ़ेगी तो उसके अंदर जो स्लॉट हैं उनकी डेप्थ बढ़ेगी, डेप्थ बढ़ेगी तो उनके अंदर ज़्यादा कंडक्टर आप डाल सकते हो। कंडक्टर डाल दिए तो एसी का फॉर्मूला बार बार आई जेड इंटू जेड अपॉन पाई डी होता है, तो जेड बढ़ जाएंगे, जेड बढ़ जाएंगे तो एसी की वैल्यू आप ज़्यादा रख सकते हो। तो बड़ी साइज की मोटर है उनके अंदर ज़्यादा रख सकते हैं। नेक्स्ट है आर्मेचर रिएक्शन। यदि आप आर्मेचर के अंदर करंट बढ़ा देते हो, जैसे आई जेड है ना, आई जेड को बढ़ा दी कंडक्टर के अंदर तो आर्मेचर रिएक्शन बढ़ जाती है। आर्मेचर रिएक्शन कैसे बढ़ जाएगी, देखो ये एन पोल है, ये एस पोल है, इसकी वजह से जो फील्ड फ्लक्स होती है वो मेन फ्लक्स कहलाती है। बीच में आर्मेचर है तो आर्मेचर के अंदर ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर की वजह से भी फ्लक्स होगी। उसकी डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे तो राइट हैंड थंब रूल से डॉट लगाए तो मतलब बाहर की तरफ करंट आ रही है, तो राइट हैंड थंब रूल से इस डायरेक्शन में इसमें करंट फ्लो होगी। तो इससे जो मेन फ्लक्स है ये डिस्टोर्ट होती है। क्या होती है, डिस्टोर्ट होती है। इस डिस्टोर्शन की वजह से ही तो आर्मेचर रिएक्शन आती है। अब यदि ये करंट ज़्यादा होगी तो ये डिस्टोर्शन ज़्यादा हो जाएगा, तो आर्मेचर रिएक्शन बढ़ जाती है। तो यदि एसी बढ़ती है तो अपनी आर्मेचर रिएक्शन बढ़ जाती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें एसी की वैल्यू को बढ़ाना है। नेक्स्ट है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन किसे वो करता है, एल। एल क्या है, इंडक्टेंस ऑफ आर्मेचर। यदि आर्मेचर कोइल का इंडक्टेंस हाई होगा तो कम्यूटेशन पुअर हो जाएगा, और एल डिपेंड करता है एन पर। एन क्या है, नंबर ऑफ कंडक्टर, या नंबर ऑफ कंडक्टर से तो नंबर ऑफ टर्न बनते हैं, तो एन नंबर ऑफ टर्न कहलाता है। तो देखो यदि नंबर ऑफ कंडक्टर बढ़ रहा है, यहाँ से देखो नंबर ऑफ कंडक्टर बढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ टर्न बढ़ेंगे, नंबर ऑफ टर्न बढ़ेंगे तो इंडक्टेंस बढ़ जाएगा आर्मेचर का, और आर्मेचर का इंडक्टेंस बढ़ गया तो कम्यूटेशन पुअर हो जाएगा। एडवांटेज और डिसएडवांटेज सेम ही है, आप पढ़ सकते हैं। ये मैंने आपके सामने इस तरीके से कर दिया है। मशीन की लागत कम हो जाती है एडवांटेज में, मशीन का वजन वो सेम ही है। डिसएडवांटेज अभी मैंने जो डिस्कस किया तो उन्हीं को मैंने इसके अंदर लिखा है, आप इनको पढ़ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।